बढ़िया और ठीक ठाक। अपना आज का भी टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, पढ़ा करो बेटा अच्छे से, टॉपिक को साथ साथ अच्छे से क्या करो आप। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, फिर कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, उन कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक इथेनोइक एसिड, इथाइल अल्कोहल, उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में ये पढ़ना अपने को इस पूरे चैप्टर में। तो कार्बन का अर्थ कस्ट में मिलता है बेटा कार्बन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, जैसे मेलेकाइट है, कार्बोनेट और है, कैलेमाइन है, जिंक कार्बोनेट है, सिडराइट है, आयरन कार्बोनेट है। तो कार्बन अर्थ कस्ट में मिलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में और एयर में मिलते हैं CO2 की फॉर्म में। एबंडेंस आप इसके ध्यान रखना, अर्थ कस्ट में बेटा नियरली होता है 0.02%, अर्थ कस्ट में ही होता है नियरली 0.02% और एयर में होता है बेटा नियरली 0.03%। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 की फॉर्म में और CO2 की एबंडेंस अप्रोक्सीमेट 0.03%। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ाते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स का मतलब क्या है? तो एलोट्रोप्स आर दोज फॉर्म ऑफ एलिमेंट व्हिच आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टी, which are similar in chemical properties but differ in physical property, which are similar in chemical properties but differ in physical property. Okay, तो जो chemical properties तो जिनकी सेम हो बट physical properties में डिफरेंस हो, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टेंस, डेंसिटी इनमें डिफरेंस हो, केमिकली सेम हो। डायमंड का बर्न होता है क्या बनेगा CO2, ग्रेफाइट वो बर्न होगा तो भी क्या बनेगा CO2, चारकोल बर्न होगा तो भी क्या बनेगा CO2। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस है। तो बेटा एलोट्रोप्स जो कार्बन के हैं वो दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन भी और अमorphous भी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमorphous। क्रिस्टलाइन और अमorphous इन दो का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जहां पे अरेंजमेंट ऑर्डर्ड हो, रेगुलर हो, वो तो क्रिस्टलाइन, और जहां पे इरेगुलरिटी हो, इन डिसऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट हो, वो अमorphous। मोर्फस एक ग्रीक वर्ड है मोर्फस, मोर्फस का मतलब होता है बेटा फॉर्म, शेप, और अमorphous जिसकी कोई शेप ना हो, शेपलेस। तो जहां पे अरेंजमेंट इरेगुलर हो, जहां पे डिसऑर्डर्ड मैनर में पार्टिकल हो, वो तो अमorphous, जहां पे ऑर्डर्ड मैनर में हो क्रिस्टलाइन। तो कार्बन के दोनों फॉर्म में एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा। जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं वो कौन कौन से? डायमंड, डायमंड इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, here the arrangement is ordered. Graphite is the crystalline form of carbon. Fullerenes are the crystalline form of carbon. Nanotubes are the crystalline form of carbon. आपको मेनली ऊपर वाले तीन दिए होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। ठीक है, नैनोट्यूब्स भी क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। और बेटा अमorphous फॉर्म में चारकोल, चारकोल इज अमorphous। लैम्प ब्लैक is the amorphous form of carbon and coke is also amorphous form of carbon। तो ये बेटा सारे एलोट्रोप्स है कार्बन के। यहाँ पे अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड है तो amorphous, यहाँ पे सब ऑर्डर्ड है तो क्रिस्टलाइन। ठीक है, अब वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अरेंजमेंट कैसा है डायमंड में, ग्रेफाइट में, इनके बारे में। तो डायमंड में अरेंजमेंट कैसा है बेटा? जहाँ पे अरेंजमेंट ऑर्डर होता है उस कंपाउंड की पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे डायमंड की क्यूबिक शेप होती है, जबकि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेस बनती है, जबकि फुलरेन में ना पेंटागन और हेक्सागन्स बनते हैं, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अरेंजमेंट डायमंड में ऑर्डर होता है और अरेंजमेंट कैसे होता है? क्यूबिक, जैसे रॉक साल्ट में बताया था पीछे या तो NaCl में फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो डायमंड का भी बिल्कुल वैसे कैसे अरेंजमेंट है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। Means in diamond, carbon atoms are arranged in cubic manner. Carbon atoms are present at the corner of the cube as well as at each face center. ठीक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो कार्बन बेटा जैसे रूम है, मान लो आप रूम जहाँ बैठे रूम को क्यूबिक का जूम कर लो तो कार्बन कहाँ है? उसके कॉर्नर्स पे। ठीक, और कहाँ पे? हर फेस सेंटर पे। आल्सो हियर कार्बन प्रेजेंट ऑन द बोइड एंगल। बेटा ये स्क्वायर
ठीक है, 4 कॉर्नर इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रख दिया, इसके भी कॉर्नर 4 है, ठीक है, इनको आप मिला ये बन गया क्यूब, ठीक है। तो ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले अपोजिट कॉर्नर से मिला दो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा बॉडी डायगोनल, ठीक है। ऊपर वाला ये कॉर्नर ले लिया मैंने, नीचे वाला अपोजिट कॉर्नर, तो ये बॉडी डायगोनल है। ऊपर वाला ये कॉर्नर ले लें, नीचे वाला अपोजिट कॉर्नर ये पीछे लिया, आगे वाले ले, बॉडी डायगोनल है। तो हर क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। हर क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4। 4 ऊपर कॉर्नर, 4 नीचे कॉर्नर, अपोजिट मिला होगा तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे। जैसे हम इस बोर्ड की बात करें तो ये फेस डायगोनल हो गए 2, 1 और ये 2, ये फेस डायगोनल है। क्यूब के क्या हो गए 4 बॉडी डायगोनल्स, और हर बॉडी डायगोनल में बेटा 2 होल बनते हैं, टेट्राहेड्रल होल होते हैं, टेट्राहेड्रल से होल, उनमें कार्बन एटम एक पे रखा होता है, खाली होता है। तो इसलिए कार्बन यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? देखो कॉर्नर पे, कॉर्नर एक क्यूब में 8 है, और हर कॉर्नर पे जो एटम रखा जाएगा अपने हिस्से में, एक हिस्से में तो कितना आएगा 1/8। पीछे इसी बताया तो वही बात कि ये जो कॉर्नर यहाँ पे मैंने एटम रख दिया, तो एक सेम फेस में 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और क्यूब तो 4 इसके ऊपर भी होंगे, तो 1/8। फेस कितने हैं? 6। कंट्रीब्यूशन फेस पे 2, तो बेटा एक कार्बन कॉर्नर पे, 3 कार्बन कहाँ पे? फेस सेंटर पे। और बॉडी डायगोनल पे होल तो बनते हैं 8, पर उनमें से एक होल ऑक्यूपाइड, एक अनऑक्यूपाइड, एक ऑक्यूपाइड एक अनऑक्यूपाइड। तो 4 कार्बन एटम है बेटा कहाँ पे? बॉडी डायगोनल पे। कहाँ पे? बॉडी डायगोनल पे, अंदर। तो क्यूब में डायमंड की जो क्यूबिक लैटिस बनती है, बोल देते हैं कि डायमंड की एक यूनिट सेल में, डायमंड की एक क्यूब में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? तो कितने कार्बन एटम बेटा? एक में 8। डायमंड crystallize in cubic arrangement. Which type of cubic? Face-centered cubic. Here the carbon atoms present only at the corner and face center. No. Here carbon atom present at corner, face center as well as at body diagonal. How many carbon atoms are present in each unit cell? Or you can say how many carbon atoms are present in the one cube of diamond? तो कितने कार्बन बेटा? 8। अब इससे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये तो मैंने साइड बाय साइड बता दिया, आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान रख लेना कि क्यूबिक अरेंजमेंट है, कार्बन यहाँ रखा है। जो इंपॉर्टेंट बात है सुनो, इन डायमंड एवरी कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन। बेटा डायमंड में कार्बन चाहे कॉर्नर पे हो, चाहे फेस सेंटर पे हो, चाहे बॉडी डायगोनल पे हो, हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा? अनदर 4 कार्बन। एवरी कार्बन बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन। जैसे फेस है तो फेस सेंटर पे बेटा यहाँ कार्बन है, तो कार्बन इन चारों कॉर्नर वाले एटम से जुड़ा हुआ है। ये कॉर्नर है, कॉर्नर, तो कॉर्नर वाला एटम ये फेस सेंटर वाले इधर जुड़ गया, और ऐसे एडजॉइनिंग फेस दूसरा, तीसरा, चौथा 4 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। हर कार्बन 4 जुड़ा होगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द डायमंड? डायमंड में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कार्बन का डायमंड में, तो डायमंड में एवरी कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन, thus coordination number is 4. What is the coordination number of carbon in diamond? 4. Every carbon tetrahedrally bonded with another 4 carbon atom. अगर हम इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, द कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आपको पता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 विद अनदर 4 कार्बन एटम। ये अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके और 4 अलग कार्बन से शेयर कर लेगा ऐसे, ठीक है। अब ऐसे इस तरह से कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ये कार्बन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर हम बात करें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की, जो पीछे एक बार पढ़ा था हमने कि 2s2 2p2 कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवलेंट क्या बॉन्ड कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कार्बन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो 2 ही है। हाउ कैन यू से कार्बन इज टेट्रावलेंट? इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 ही है। अगर कोवलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बनता है तो 2 ही है।
तो बताया दिया कि जब कार्बन कार्बन आपस में पास आएंगे ना तो अट्रैक्शन से कुछ हीट मिलेगी और उस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। Now each carbon have the 4 orbital orbital, ठीक। और ये 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास क्या है, हर इस कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल ऑर्बिटल है, तो ये अपनी हाफ ऑर्बिटल को चारों को एक एक कार्बन से यूज कर रहा है। इस कार्बन के पास भी 4 ऑर्बिटल ऑर्बिटल है, ये भी अपने एक एक करके अनदर 4 कार्बन के साथ यूज कर ले बॉन्डिंग में। एवरी कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन, हर कार्बन बेटा 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हर के पास 4 ऑर्बिटल ऑर्बिटल है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो बेटा क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों के चारों सिग्मा है, ध्यान से देखो ऑल द 4 बॉन्ड्स हियर आर सिंगल, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल है और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल है, चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा है, तो यहाँ पे कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है बेटा जी sp3। इन डायमंड कार्बन कोवलेंटली बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज sp3। जब भी बेटा कार्बन बॉन्ड बनाए 4 बॉन्ड तो हमेशा 4 बनेगा, पर जब भी कार्बन बॉन्ड बनाए चारों के चारों सिंगल हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा कैसे होगा सिग्मा। पाई बॉन्ड कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग एक्सटेंट कम होता है, तो पाई बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अकेला रह सके, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ आएगा, तो अगर बॉन्ड सिंगल हो तो सिग्मा है, ठीक है। तो चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा हो तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस बिकॉज कोवलेंटली बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन, हर तरह से बेटा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, हर कार्बन 4 कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 4 कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बहुत हार्ड सब्सटेंस है। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत हाई है 2.5। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री आयंस अवेलेबल टू मूव, तो बैड कंडक्टर है। जैसे डायमंड बहुत हार्ड है ऐसे बेटा कार्बोरेंडम भी बहुत हार्ड है, कार्बोरेंडम भी बहुत हार्ड सब्सटेंस है सिमिलर टू डायमंड। सिलिकॉन कार्बाइड है कार्बोरेंडम। एक बेटा कोरेंडम होता है, एल्यूमिना, कोरेंडम इज Al2O3, कोरेंडम एल्यूमिना होता है, कोरेंडम एल्यूमिना है, कार्बोरेंडम है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक। तो डायमंड जैसे हार्ड सिलिकॉन कार्बाइड होता है। डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड कार्बन की प्योर फॉर्म है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में प्योर फॉर्म कौन से ज्यादा प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी ग्रेफाइट से ज्यादा डायमंड में परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा नेक्स्ट ग्रेफाइट में बेटा कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इन ग्रेफाइट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन sp2। डायमंड में हर कार्बन की sp3, हर कार्बन यहाँ पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर क्या बनेगी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और एक रहेगी n हाइब्रिड p। ग्रेफाइट में एक कार्बन है, ये बॉन्ड है विद अनदर 3 कार्बन एटम थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन 3 जुड़ा हुआ है, एवरी कार्बन ये भी 3 जुड़ा हुआ है, बॉन्ड विद अनदर 3 कार्बन, देखो 3 हो गए, ये कार्बन 3 जुड़ा हुआ है, एवरी कार्बन बॉन्डेड विद अनदर 3, ये कार्बन 3 जुड़ा हुआ है, ये भी 3 जुड़ा हुआ है, देखो एवरी कार्बन बॉन्ड विद अनदर 3, हर कार्बन 3 जुड़ा हुआ है। जैसे अब ये कार्बन है, ये भी आगे 3 जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये भी 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन की बात करो इसकी, ये भी 3 जुड़ा हुआ है, इसकी बात करो तो ये भी 3 जुड़ा हुआ है, इसकी बात करो तो ये भी आपस में 3 जुड़ा है। इस तरह से बेटा कार्बन कार्बन आपस में कैसे बना है हेक्सागोनल लेयर। हियर ओनली 3 कार्बन एटम यूज इन कोवलेंट बॉन्डिंग विद सिग्मा, ये कार्बन कार्बन कार्बन। तो बेटा अब हर एक के पास एक n हाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेगी, ये बताया था मैंने sp2, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये n हाइब्रिड p रहेगी, तो ये n हाइब्रिड p साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनती है लूजली पाई बॉन्डिंग, किसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पाई बॉन्डिंग में। और इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन सिग्मा बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्डिंग में है और पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली डिसोसिएट होता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है फॉर द मोमेंट। जबकि डायमंड में हर कार्बन sp3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जुड़ा होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे क्या हुआ 3 तो बने सिग्मा और एक क्या पाई। तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और बेटा ग्रेफाइट में जो हेक्सागोनल लेयर बनती है, ग्रेफाइट में इस तरह से हेक्सागोनल लेयर बनी, हर कार्बन अपने आप में तो जुड़ा हुआ है किससे अनदर 3 कार्बन एटम से,
पर इनकी आपस में कंबाइन होते होते क्या बनेंगे, इस तरह से हेक्सागोनल लेयर। इन हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में सिंपली क्या प्रेजेंट होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। देखो डायमंड में पूरा कार्बन पूरा किससे जुड़ा, कोवलेंट बॉन्ड से। पूरे डायमंड में कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो डायमंड बहुत हार्ड होता है, पैकिंग बहुत क्लोज होती है। और ग्रेफाइट में बेटा क्या हुआ, कार्बन में थ्री कोवलेंट बॉन्ड नहीं, पर यहाँ पे क्या हो गया, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जैसे रिपल्सन बना रहते हैं इनके हेक्सागोनल लेयर्स में। तो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और हेक्सागोनल लेयर में ये जो लेयर है इनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो लेयर टू लेयर वंडरवाल फोर्स वेरी वीक है, इसलिए बोलते हैं दीज हेक्सागोनल लेयर्स आर स्लिपरी लेयर्स एंड दैट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर गलती कर देते हैं, पूछ लिया जाए थर्मोडायनेमिकली विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है ना, वो बेटा मोस्ट स्टेबल है। आप हार्डनेस स्टेबिलिटी को मत कंपेयर करना। पूछा जाए कि हार्ड कौन सा डायमंड ग्रेफाइट में से, तो डायमंड आप सही कर दोगे। थर्मोडायनेमिकली विच इज मोस्ट स्टेबल, तो थर्मोडायनेमिकली बेटा डायमंड की बजाय ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कार्बन ऑलवेज अपने आप को किस फॉर्म में लाना चाहेगा, ग्रेफाइट फॉर्म में। नेचर में ये ग्रेफाइट फॉर्म क्या है, मोर स्टेबल। ठीक, तो यहाँ पे हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मोबाइल, एक गुड कंडक्टर होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्डनेस sp2 होती है, जबकि डायमंड में sp3 होती है। फुल रेंज बेटा कार्बन 60 भी कार्बन 70 भी। यहाँ पे फुल रेंज में कार्बन 60 और कार्बन 70 फुटबॉल जैसा होता है। बकनिस्टर्स के बारे में बताते हैं, बोलते हैं बकनिस्टर्स बॉल। तो यहाँ पे जो इसके बेटे कार्बन की जो लेयर होती है उसमें कुछ लेयर्स तो कैसे होते हैं 6 मेंबर्ड, और बेटा कुछ लेयर्स कैसे होते हैं इसमें 5 मेंबर्ड। देयर इज द 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड लेयर्स आर कंडेंस्ड विद ईथर। कार्बन की यहाँ पे कार्बन 60 की बात करें तो बेटा कार्बन 60 में 12 तो होती है 5 मेंबर्ड रिंग, और इसमें बेटा 20 होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग। कोई पूछ ले कि कार्बन 60 में कितनी 5, बिल्कुल कैसा होता है फुटबॉल का स्ट्रक्चर दिखता है, और पूछ लिया जाए इसमें कि कितने नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो कार्बन 16 में 12 तो है 5 मेंबर्ड और 20 है यहाँ पे 6 मेंबर्ड, और रिंग कंडेंस्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये फुल रेंज कैसा है, यहाँ पे इस फुल रेंज में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में sp3, फुल रेन में और ग्रेफाइट में sp2। नाउ अमorphous फॉर्म ऑफ कार्बन, अमorphous फॉर्म ऑफ कार्बन बेटा चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक। चारकोल 3 टाइप का होता है, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल और सुगर चारकोल। अगर बेटा चारकोल ऑब्टेन किया जाए बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन्स, एनिमल बोन्स को स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा के एब्सेंस में, वहां से चारकोल मिलेगा एनिमल चारकोल। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलेगा वुड चारकोल। और बेटा सुगर C12H2211, इसमें डाल दे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो सुगर व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना तो ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ब्लैक पाउडर। वो ब्लैक पाउडर क्या मिलेगा, चारकोल, वो सुगर चारकोल। क्यों गो बेटा ब्लैक पाउडर, क्योंकि H2SO4 है द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द वाटर। H2SO4 बहुत जल्दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे बेटा सारा वाटर ले लेगा, 11H2 ले लेगा, और क्या बचेगा बस यहाँ पे कार्बन के ब्लैक पाउडर बचेगा, सुगर चारकोल बोलते हैं। ये अमorphous फॉर्म है कार्बन की। लैम्प ब्लैक केरोसिन ऑयल का पार्शियल कंबसन सॉरी, ठीक है। अगर इसका और कोई हाइड्रोकार्बन उसके पार्शियल कंबसन से जो बनता है अपने को कार्बन का ब्लैक कलर, जो शू पॉलिश में यूज होते हैं, काजल जिसके आपको बढ़ाते हो बनाते हो, वो क्या लैम्प ब्लैक, अनब्रंट कार्बन जो रह जाता है ब्लैक कलर का पाउडर। ठीक, तो कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये अमorphous फॉर्म है। यहाँ पे चारकोल मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। पूछ लिया जाए कि अमorphous कार्बन है ना, उसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो चारकोल। ओके, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कार्बन पूछे तो कौन सा बताओगे, ग्रेफाइट। ठीक, परसेंटेज प्योरिटी डायमंड ग्रेफाइट में से किससे ज्यादा है, डायमंड की। ये बातें ध्यान रखना। तो ये तो कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में।
अब इसके बाद कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में अब पढ़ेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स। अब टॉपिक का नाम है कार्बन एंड्स कंपाउंड्स। तो अपने को पढ़ना बेटा कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अपने को इस चैप्टर में मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है। नेचर में कार्बन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। अब व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? मैं अपने टॉपिक ये स्टार्ट करा वो थोड़ा एलोट्रोप्स के बारे में था, अब यहाँ स्टार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा पुराने डेफिनेशन बहुत पहले तो ये कहा करते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जो प्लांट एनिमल से मिलता है, वो ऑर्गेनिक। 1815 तक यही माना जाया करता कि कंपाउंड्स है ना ये लैब में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। ब्रिजलिस थ्योरी, ब्रिजलिस साइंटिस्ट ने बताया था कि इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग है कुछ नहीं पता और इसलिए इन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। दीज ऑल आर नेचुरल कंपाउंड, दीज आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। 1828 में पर किसने? होलर साइंटिस्ट ने बाय मिस्टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। वो बनाना तो चाहता बेटा अमोनियम साइनेट। कौन? होलर साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। होलर बनाना तो क्या चाह रहा था? अमोनियम साइनेट। वो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहा था बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट विद पोटेशियम साइनाइड। बनाना तो चाह रहे थे बट रिएक्ट करते टाइम रीअरेंज होने की वजह से ये कंपाउंड अमोनियम साइनेट ना बन के बेटा लैब में होलर्स के द्वारा बन क्या गया? यूरिया। और यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CONH2। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया वो यूरिया 1828 में होलर्स ने। इसके बाद तो बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए लैब में, बहुत सारे। और आज ये हालत है कि आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज कर चुके हैं वो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू नेचुरल। पहले तो ये कहा करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते लैब में, ठीक है। तो अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बहुत, जैसे अब जितने भी मेडिसिन है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्लोरोक्विनोन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मलेरिया में क्यूनिन दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बहुत सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक है, बहुत सारे, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद आती है तो बेटा यहाँ पे बात करते हैं बॉन्डिंग की, ठीक है। कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, पर कार्बन इसमें बॉन्डिंग कैसे करता है? जब कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट की बॉन्डिंग होगी। तो कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है? इन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इन्वॉल्व्स? कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक या कोवलेंट? तो बेटा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बता रहे हैं कार्बन के सारे कंपाउंड कैसे नेचर है? कोवलेंट। ये फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे। कार्बन के जितने भी कंपाउंड सारे कैसे? कोवलेंट। कार्बन नॉट इन्वॉल्व इन आयोनिक बॉन्डिंग। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आयोनिक बॉन्ड बनता है बेटा बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की वैलेंस में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, और बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इसके पास यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज होती जाएगी। In an atom, electrons are held by the nuclear force of attraction. Very large amount of energy required to remove the electron. 1 इलेक्ट्रॉन वाले निकाले, चार्ज प्लस आ गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन और भी टाइटली हेल्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन का निकालना और मुश्किल हो गया, तीसरा निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज इम्पॉसिबल यू कैन से टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन टेट्रा पॉजिटिव आयन नहीं बन सकती। अच्छा जी, तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लिख के बना ले। कैसे रहेगा? लॉस और गेन, तो लॉस तो कर नहीं सकते। गेन की बात करें तो बेटा इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, चार्ज -1 आ गया। 6 प्रोटॉन होल्ड द 7 इलेक्ट्रॉन, एक और लेगा -4 जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन तो वही 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7, 8, 9, 10। 6 प्रोटॉन्स आर नॉट एबल टू होल्ड दीज 10 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से बैलेंस नहीं कर पाएगा।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके और टेट्रा नेगेटिव आयन में भी एग्जिस्ट नहीं करता। पूछ लेते हैं व्हाई कार्बन नॉट इन्वॉल्व्स इन आयोनिक बॉन्डिंग, तो इट इज very difficult to form tetra positive tetra negative ion. These ions cannot be formed. Loss and gain of 4 electrons are very difficult, so that always involves in covalent bonding. कार्बन के बेटा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कैसे बनेंगे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन always form covalent compound, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। अब वो कंपाउंड कैसे बनेंगे, क्या उनके नाम होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का अपना मेन था एलोट्रोप्स के बारे में, और लास्ट में क्या बता दिया, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है कार्बन। ये लैब में सिंथेसाइज बहुत सारे अब किए जा चुके हैं, लैब में सिंथेसाइज हो सकते हैं ये, और कार्बन जितने भी कंपाउंड्स नेचर वाइज कैसे हैं, कोवलेंट। ओके, थैंक्स।